अब जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि जिसमें प्रेपोजिशंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि जब मैं कहता हूँ कि आप चीज़ों को याद नहीं कर सकते, मैं दोबारा दोबारा वही चीज़ कहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि आप ऑर्डर के साथ ही प्रेपोजिशन का यूज़ मत करो, डिस्कस के साथ ही प्रेपोजिशन का यूज़ मत करो, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें बच्चे ना याद कर लेते हैं। अब कहाँ पे मार खाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, शी डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन, ठीक है, शी डिडंट गिव तो हमने ये 2 सेंटेंस लिखे, ठीक है, और आप सोच के देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि हम प्रेपोजिशंस में चीज़ों को क्यों नहीं याद कर सकते, ठीक है। तो आप देखना, ध्यान से देखो कि हमने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, शी डिडंट आंसर टू माई क्वेश्चंस, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज, सेकंड सेंटेंस क्या है, शी डिडंट गिव एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। तो हमने बेसिकली, या फिर आपने बुक्स में पढ़ा होता है, या फिर जब टीचर कोई बात बताता है तो स्टूडेंट उसको कई बार ना मिस इंटरप्रेट करता है, या फिर आधी बात समझता है आधी बात नहीं समझता, ठीक है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, आप ये दोनों सेंटेंस देखिए कि ये सही है गलत है। ही हैज़ ऑर्डर्ड फॉर 4 cups of cold coffee. Next is, he has placed an order for 4 cups of coffee. मतलब आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखो पता है क्या है, ध्यान से समझना जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सारे हम फ्रेजल वर्ब कह सकते हो, जो क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे, कम से कम 20-25 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, जो इसके बेसिस पे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा जो भी मैं बात बताऊँगा, ठीक है। देखो क्या है कि हमने बोला कि शी डिडंट गिव, सॉरी, शी डिडंट आंसर टू माई क्वेश्चंस। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे आंसर ना एक वर्ब है, और ये पास इंडेफिनिट टेंस है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और हमने यहाँ पे 2 प्रेपोजिशन लिख दी। इसका मतलब हमने इसको प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बना लिया, पीओ लिख दिया हमने, ठीक है, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट। तो जो आंसर होती है ना, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आप बोलोगे सर कैसे पता, आपको ये खुद देखना पड़ेगा, मतलब जिन वर्ड्स को आप एक्सपीरियंस करोगे, जैसे मैंने बताया, जितने वर्ड्स को आप गो थ्रू करोगे, ठीक है, उतने वर्ड्स आपको याद होते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है टू का नहीं है, बल्कि किसका है, ये आंसर का है। तो इसमें जो आंसर है ना किसी चीज़ को तो आंसर किया होगा, मतलब जो आंसर है किसी न किसी चीज़ को तो आंसर किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब को बिलोंग करता है, ना कि 2 प्रेपोजिशन को। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस 2 प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ये सेंटेंस गलत था और हमने 2 रिमूव करके इसको सही कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब फिर सेकंड सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पे जो आंसर है ना, इसके साथ 2 लिखा हुआ है। अब पहले सेंटेंस से बच्चे ने याद कर लिया कि अगर कभी भी आंसर के बाद 2 लिखा होगा तो ये गलत है, तो बच्चे ने याद कर लिया। मैंने आपको बताया है किसी भी वर्ड की फेस वैल्यू नहीं होती, उसकी हमेशा फंक्शन की वैल्यू होती है, उसकी हमेशा ही फंक्शन की वैल्यू होती है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बार ये बातें मैंने जो है डिस्कस की हैं। तो अब आपने बताना है कि जो सेकंड क्वेश्चन है, अब उसमें जो 2 यूज़ किया वो सही है गलत है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बी फास्ट, जल्दी से आप सबको जो है आंसर देना है।
अब देखो ध्यान से, ठीक है, मैंने आपको वही बताया कि कभी भी किसी वर्ड की फेस वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू होती है। अब जैसे मैंने आपको, आपने पढ़ा होगा शायद, मैंने सुबह एक पोस्ट डाली थी, मोटिवेशनल पोस्ट करके था, कि ऐसा कुछ डाला था ना शायद, समटाइम्स क्या था, समटाइम्स नेवर बिकम्स, हाँ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, ठीक है, डू इट नाउ, ऐसा कुछ करके था। मीनिंग तो आप समझ गए। तो यहाँ पे आप देखोगे इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो कौन सी है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है ये, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है ये। लेटर और नेवर यहाँ पे कहते हैं कि दोनों सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। जो लेटर है वो अगर किसी चीज़ में देरी कर दोगे तो वो हो सकता है कि मतलब ऑफन ये चीज़ें होती हैं कि वो कभी भी नहीं हो पाता, ठीक है, टालते रहते हैं चीज़ों को, तो अभी कर लो जो करना है। तो ये मीनिंग था इस लाइन का। तो आप देख पा रहे हो कि जो लेटर होता है जनरली, जो लेटर होता है जनरली ये एक एडवर्ब है, टाइम ऑफ एडवर्ब है, ठीक है, आई विल डू इट लेटर, तो ये एडवर्ब है ना। तो यहाँ पे आपने इसको सब्जेक्ट कैसे बना लिया, आपने तो इसको यहाँ पे नाउन बना लिया। तो वही बता रहा था, फेस वैल्यू नहीं, हर चीज की फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है। इस सेंटेंस में अगर आप बोल दोगे कि जो आंसर है ना वो एक वर्ब है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो हमारी क्या है, आंसर नहीं, बल्कि वो क्या है, गिव है, सॉरी गिव नहीं, गिव आएगा, ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी डिडंट गिव एन आंसर। तो यहाँ पे जो गिव है ये हमारी एक वर्ब है, और यहाँ पे इसके बाद अगर आंसर लिखा हुआ है तो आंसर यहाँ पे क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब यहाँ तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो सर हो नहीं सकता क्योंकि आंसर जो है वो नाउन है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो सकता था क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, वो हमने लिख लिया, शी डिडंट गिव एन आंसर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पे माई क्वेश्चन से एक और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब एक और नाउन लिखा हुआ है। अगर एक और नाउन लिखा हुआ है, जो नाउन है या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो ये बन नहीं सकता, क्यों, सब्जेक्ट तो सेंटेंस में पहले से गिवन है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या ये गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नहीं। अगर ये गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसका मतलब शी डिडंट गिव माय क्वेश्चंस, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, यहाँ पे जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ये गिव वर्ब का नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अगर ये गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में मैं एंड लिखना पड़ता, तो मैं बता रहा हूँ वो नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हमें समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट ये होगा तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब प्रेपोजिशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन का किसका यूज कर लिया, टू का। तो आंसर के साथ ऑब्वियसली टू यूज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो तब होता है जब आंसर वर्ड जो किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। आपको ये पूरी बात जाननी चाहिए, तब जाके एग्जाम में कुछ कर पाओगे, तब जाके आप लैंग्वेज जो है वो सीख पाओगे। अगर आपने इतनी बात याद कर ली कि आंसर के साथ टू नहीं लगता, वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है। आपने गलत चीज को पढ़ लिया, आधी अधूरी चीज तो गलत ही होती है सर, ठीक है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो अगर आपको ये याद करना है कि आंसर के साथ टू नहीं लगता, तो आप ये याद करो कि आंसर के साथ टू तब नहीं लगेगा जब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, जब वो वर्ब होगी, क्योंकि वो ट्रांजिटिव है। लेकिन जब वो नाउन होगा, उसके बाद कोई और नाउन लिखा होगा, तो उसको रिलेट करने के लिए तो हमें प्रपोजिशन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है ये सही। और ध्यान रखना कि आंसर के साथ ऑफ का यूज नहीं, टू का यूज करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। ही हैज ऑर्डर्ड 4 कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है, 4 कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है, 4 दो बार बोल दिया, इसको 5 कर लेते हैं, ठीक है, सुनने में अच्छा लगेगा, क्लैरिटी आ जाएगी। ही हैज ऑर्डर्ड फॉर 5 कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ही हैज ऑर्डर्ड, तो ये हमारी एक वर्ब बन गई, ये हमारी क्या बन गई, एक वर्ब बन गई। ही हैज ऑर्डर्ड व्हाट, क्या ऑर्डर किया उसने, 5 कप्स ऑफ कॉफी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, या कप्स ऑफ कह लो, कप्स कह लो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कोल्ड कॉफी इसको ऑब्जेक्ट हो गया, इसको पूरे को हमने नाउन फ्रेज कह के इसको ऑब्जेक्ट मान लिया। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑर्डर वर्ब का है, तो बीच में फॉर यूज किया, ये गलत हो गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि ही हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 कप्स ऑफ कॉफी। अब क्या यहाँ पे जो ऑर्डर है ये क्या एक वर्ब है, नहीं, ये तो वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लेस है ये वर्ब है, प्लेस्ड व्हाट, एन ऑर्डर, तो ये हमारा क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। भाई साफ साफ आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नाउन ही तो होगा। अब इसके बाद 5 कप्स ऑफ कॉफी जो है ये एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक और नाउन लिखा हुआ है। वही केस, जो नाउन लिखा हुआ है या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो ये बन नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट तो ये रहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, वर्ब का या प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन का, क्योंकि यहाँ पे प्लेस नहीं किया 5 कप्स को, तो मीनिंग गलत हो जाएगा। उसका मतलब तो 5 कप्स आपने रख दिया ऐसे, ठीक है, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए, प्रेपोजिशन। अब हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया, फॉर का। बात समझ आ गई। तो आप ये भी नहीं याद कर सकते कि ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा, मीनिंग गलत है। ऑर्डर के साथ फॉर तब नहीं आएगा जब वो वर्ब होगी, लेकिन जब ऑर्डर नाउन होगा फिर तो उसके साथ किसका यूज करना पड़ेगा, फॉर। बिल्कुल सही। तो आई होप आपको अब क्लैरिटी हुई होगी कि मतलब जो चीजें पढ़नी है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। एक सेंटेंस और करवाता हूं, जैसे ध्यान से देखना, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा दिख नहीं रहा, ये तो दिख रहा है ना, A1 लिखा हुआ, ठीक है। हमने लिखा ही entered into the class without my permission, ठीक है। नेक्स्ट, he entered into a ship without my consent, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत है। अब ये आप ट्राई करो। नहीं, आंसर के साथ ऑफ यूज नहीं होता। जल्दी से बताओ, मैं आपके आंसर देख रहा हूँ, मतलब कमेंट्स देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने यहाँ पे लिखा द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है। तो जैसे कि सिचुएशन मान लो कि आंसर आया होगा, ठीक है, किसी एग्ज़ाम में, और किसी बच्चे ने उसको चैलेंज कर दिया कि आप कि हाँ ये मेरा आंसर ज़्यादा सही है, ठीक है। आपको पता होगा अगर कैट के एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि कैट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिश के, उसमें जो आरसीज होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो आंसर्स इतने ज़्यादा डिबेटेबल हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपनी क्वेरी, मतलब अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप जो है चैलेंज कर सकते हैं हमारे आंसर को, ठीक है। तो किसी बच्चे ने चैलेंज किया और वो जीत गया, और उसने बोला कि मेरा आंसर ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू आरसीज, तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, इट्स ऑल अबाउट विच इज़ मोर करेक्ट, ठीक है। तो हमेशा आंसर्स में हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप पीओ लेवल के देखेंगे, एसबीआई पीओ देखेंगे, आईबीपीएस पीओ देखेंगे, तो उसमें जो आरसीज आते हैं उसमें काफ़ी हद तक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं कि उसमें राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं होती, उसमें होता है कि ज़्यादा करेक्ट कौन सा है, ज़्यादा अच्छा मीनिंग कौन सा कन्वे कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड रॉन्ग, तो ये गलत हो गया, क्यों, अब अभी आपने पूछा था ना ऑफ, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ये है ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस नाउन को कोई प्रेपोजिशन चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रेपोजिशन का। लेकिन मैंने बताया आंसर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, टू का, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो क्या है
जब अब देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे भी एंटर हमने यूज़ किया, यहाँ पे भी एंटर यूज़ किया, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में एंटर का जो मीनिंग है वो सेम नहीं, वो डिफरेंट है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों में जो मीनिंग यूज किया वो सेम नहीं बल्कि डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इस एंटर का मतलब क्या है? गो इनटू। गो का मतलब क्या है? फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, क्या यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट है? नहीं, यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंटर यूज किया ना, इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे एंटर का मतलब पता है क्या? यहाँ पे इसका मतलब क्या? गेट इन्वॉल्व। इन्वॉल्व हो गए आप। बात समझ आ रही है? तो जब एंटर का मतलब क्या है, ऑलरेडी उसका मतलब गो इनटू है, ठीक है, गो इनटू सम प्लेस, तो आपने इनटू उसके साथ क्यों लगा दिया? क्योंकि उसका मतलब ही गो इनटू है। बात समझ पा रहे हो ना आप मेरी? तो जब उसका मतलब ही वो है कि जैसे मैं यहां पे बोलूं कि यू रिजेंबल विद योर मदर, ठीक है, तो हमने ये बात बोल दी किसी को, यू रिजेंबल विद योर मदर, तो यहां पे आप देखोगे कि जो रिजेंबल है इसका मतलब ही क्या है? लुक लाइक। ठीक है, कई बार यहाँ पे विद आ जाता है, कई बार यहाँ पे लाइक आ जाता है, तो यहाँ पे लाइक और विद आएगा ही नहीं क्योंकि उसका मीनिंग ही लुक लाइक है। ठीक है, तो इसी वजह से रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो जब आप इन चीजों को पढ़ोगे तभी तो समझ पाओगे, ऊपर से तो नहीं आएगा। ठीक है, कि मैंने 4 वर्ड बता दिए, बाकी के 1000 वर्ड आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। भाई उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हर वर्ड पे इतना टाइम देना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हो कि ये वोकैबुलरी की क्लास है, क्योंकि आप आंसर वर्ड सीख गए, आप एंटर वर्ड सीख गए, आप रिजेंबल वर्ड सीख गए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यूसेज बेसिस पे आते हैं। अगर आपको यूसेज नहीं क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, तो मीनिंग से कोई खास एंटोनियम सिनोनियम तो 2-3 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब इसका मतलब क्या है, गो इनटू, तो आप इनटू की यूज कर रहे हो, ये हटा दो। ठीक है, और जब एंटर का मतलब गेट इन्वॉल्व है, तो गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग, तो ये इनटू सही है। ये लो, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, रीडिंग में ये सारी चीजें ना सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत जो ट्रिकी चीजें होती हैं वो रह जाती हैं, जो बहुत ही ट्रिकी चीजें होती हैं ना वो रह जाती हैं, अदरवाइज सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, जहां तक मेरी समझदारी कहती है। ठीक है।